सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मॉक टेस्ट का सेकंड पार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 रहेगा। सीटेट का पेपर फर्स्ट जो 1 to 5th क्लास होता है उसके 30 क्वेश्चंस ऑफ सीडीपी हम मॉक टेस्ट फर्स्ट में कर चुके हैं। फ्रेंड्स, आज के इस सेक्शन में हम पर्यावरण अध्ययन और बाकी के जो आपके सेक्शंस होते हैं पेपर फर्स्ट के, उन सबको कवर करेंगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का ये सेशन आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। फ्रेंड्स, सेक्शन हमारा पर्यावरण अध्ययन का रहेगा। ईवीएस का जो सेक्शन होता है आपके 30 क्वेश्चन का, वो हमारा यहाँ रहेगा। आज के सेशन में हम 61 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या दर्शाता है वो आपको बताना है। फ्रेंड्स, हमारा ये स्पीडली टेस्ट रहेगा जिसमें कि आप लोगों को फटाफट से ऑप्शंस को रीड करना है और अपने आंसर्स को नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। एंड आंसर जब हम आपको बताएंगे आप अपने ऑप्शंस को मैच कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, इस तरह से आप खुद को जांच पाएंगे कि आप लोगों ने कितनी अच्छे से प्रिपरेशन की है। इस तरह से आप लोगों का सेल्फ इवेल्युएशन बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। एंड आपके कितने आंसर्स करेक्ट निकलते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए है हमारी की सही कथन है, बी है सही हो सकता है, ऑप्शन सी है बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, और ऑप्शन डी है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में अगर आपको जहां कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन वाली आपको बात दिखाई देती है, जैसे कि कोई लड़के लड़कियों से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, या कि लड़कियां लड़कों से पहले इस काम को सीख लेती है, या फीमेल टीचर या मेल टीचर, इनमें कहीं पर भी आपको जो तुलनात्मक वाली बात कही जाती है तो वहां पर आपका लैंगिक पूर्वाग्रह हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है, किस प्रकार का विषय है वो आपको बताना है। ऑप्शंस देखिए, एकीकृत, उपविषय, समन्वित या फिर वैकल्पिक। ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, समन्वित विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, ए है पिकनिक करना, ऑप्शन बी है मनोरंजन, सी है प्रत्यक्ष अनुभव, और डी है सरकारी योजना का निर्वाह करना। तो फ्रेंड्स देखिए जो आपका ईवीएस सेक्शन होता है, फ्रेंड्स इस सेक्शन को सोल्व करते समय आप एज ए स्टूडेंट खुद को वहां पर रखकर देखिएगा कि इसका क्या मकसद हो सकता है। जैसे कि आपका क्षेत्र भ्रमण पूछा गया है यहाँ पर, मतलब क्षेत्र भ्रमण का क्या उद्देश्य होता है पर्यावरण अध्ययन में। देखिए फ्रेंड्स, हम स्टूडेंट हैं, खाली पिकनिक मनाने तो हम जाएंगे नहीं, ठीक है, और केवल एंटरटेनमेंट के लिए भी हमारा क्षेत्र भ्रमण नहीं होगा। एंड सरकारी योजना का निर्वाह कि गवर्नमेंट ने जो आपको प्लानिंग दी है केवल वही आपको उद्देश्य हासिल करना है। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन आपकी कट जाएंगी। ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष अनुभव ही पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है, क्योंकि हम एज ए स्टूडेंट्स क्षेत्र भ्रमण के लिए जाते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, किसी भी चीज का हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं, हमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है चीजों का, इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है, आपको विधि यहाँ बतानी है। ऑप्शन देखिए, योजना विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि या फिर वाद विवाद विधि। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में प्राथमिक स्तर पर आपको पूछा है, कहानी विधि हमारा सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम लोग स्पीडली ये मॉक टेस्ट करेंगे क्योंकि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अगर आप इस वक्त करते हैं तो वही आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों के सीटेट एग्जाम में मात्र 5 डेज बचे हैं। ठीक है, तो आप इस समय में सिलेक्टेड चीजों को कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश कीजिएगा। जितनी आप रिविजन इस टाइम कर सकते हैं वही आपके लिए बेटर रहेगा। और कहा भी गया है ना फ्रेंड्स, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही परफेक्शन के साथ अपने एग्जाम को दे पाएंगे और 100% आप लोगों का सिलेक्शन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है। फ्रेंड्स ऑप्शंस को आप फटाफट रीड कीजिएगा और जो सही आंसर आपको लग रहा है उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछना। आपको क्या पूछा गया है, एक कोई बताना है अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत। ठीक है, तो देखिएगा कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, इससे अभिप्रेरित शिक्षण का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल इररिलेवेंट आपकी ऑप्शन है। कक्षा में
में एकदम खामोशी होना, ये भी आपकी कट जाएगी। गृह कार्य पूर्ण करना, तो यहाँ पर अभिप्रेरित शिक्षण का कोई संबंध नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक असाइनमेंट पूरा करना अभिप्रेरित शिक्षण का सिंबल कैसे हो सकता है। तो ऑप्शन बी बचती है हमारी, बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछना, ये हमारा अभिप्रेरित शिक्षण का एक संकेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। आपको यहाँ पर घटक नहीं है ऑप्शन बतानी है, ठीक है। ऑप्शन ए है मानव, बी है वायुमंडल, सी है जलमंडल, डी है सौरमंडल। ऑप्शन डी है सौरमंडल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पर्यावरण अध्ययन का घटक बताना है तो वायुमंडल होता है, जलमंडल होता है, सौरमंडल होता है, लेकिन मानव पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं होता। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बी है बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है। तो देखिए यहाँ पर लर्निंग की जो प्रोसेस है इसके रेफरेंस में पूछा गया है, आपको बताना है कि मोटिवेशन का क्या रोल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों की स्मरण शक्ति को केवल मजबूत करना, तो अभिप्रेरणा का कोई मकसद नहीं होता। ऑप्शन बी हमारी कट जाएगी। ऑप्शन सी है बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है। तो फ्रेंड्स देखिए जो थिंकिंग पावर होती है, थिंकिंग की एबिलिटी होती है, उसको एक ही दिशा में डेवलप करना ये भी अभिप्रेरणा का कार्य नहीं होता है। ऑप्शन सी भी हमारी कट जाएगी। ऑप्शन डी पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करना। तो देखिएगा हम जो भी कोई पिछली चीजें सीखे होते हैं उसको हम नए नॉलेज के साथ हमेशा जोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अलग करने का बताया गया है तो आपकी ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। हमारी ए ऑप्शन बचती है, ये हमारी करेक्ट हो जाएगी। बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करना, ठीक है, ये होती है अभिप्रेरणा जो कि सीखने की प्रक्रिया में माना जाता है। ओके, तो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे। आई होप आप लोगों ने अपना करेक्ट आंसर नोट डाउन कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी और एनिमल प्लेनेट ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही हमारे पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड चैनल है, ठीक है, और हम छात्रों को ये चैनल देखने का सजेशन जरूर देंगे क्योंकि नेशनल ज्योग्राफी पर भी हमारे पर्यावरण के बारे में काफी कुछ अच्छी जानकारी मिलती है एंड डिस्कवरी चैनल पर भी बच्चों को सीखने की पर्यावरण की चीजें बहुत ज्यादा मिलती है और एनिमल प्लेनेट भी हमारा पर्यावरण अध्ययन से संबंधित चैनल है, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का निर्माण किसने किया है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को सोल्व करते समय ये जरूर देखिएगा यहाँ पर प्रॉपर किसी राज्य से संबंधित बात की गई और राज्य स्तर का जो पाठ्यक्रम का निर्माण होता है और इसको SCERT जो स्टेट लेवल की हमारी काउंसिल होती है उसके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है पाठ्यक्रम का, जो कि राज्य स्तर का होता है। तो यहाँ पर बिहार राज्य के लिए पूछा गया है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर का जो पाठ्यक्रम का निर्माण है वो SCERT के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बीज अंकुरन की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है, कौन सा सबसे बेस्ट वे है बीज अंकुरन के कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए, ठीक है। ऑप्शंस देखिए, ए है हमारा अंकुरित बीजों का फोटो दिखाना। तो फ्रेंड्स केवल फोटो दिखाकर क्या हम बच्चों को एक अच्छा नॉलेज दे सकते हैं, जो प्रभावशाली जिसे हम नॉलेज कह सकते हैं किसी भी अवधारणा को सिखाने के लिए, तो नहीं कह सकते ना कि मात्र फोटो दिखाकर हम बच्चे को वो नॉलेज दे दे, ठीक है। तो हमारी ऑप्शन ए कट जाएगी। बी है हमारी बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरन के चरणों को प्रदर्शित करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी चित्र से संबंधित ही बात की गई है, ठीक है, तो आपकी ऑप्शन ये भी कट जाएगी। ऑप्शन सी है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरन की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। ऑप्शन डी है बीज बोने, अंकुरन के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो फ्रेंड्स देखिए आप खुद ही समझ गए होंगे ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी क्योंकि इसमें सारी चीजें बताई गई हैं। ऑप्शन सी भी आपकी कट जाएगी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बीजों को दिखाया गया है और अंकुरन की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है केवल अंकुरित बीजों को दिखाकर, तो ये प्रोसेस भी आपकी अधूरी है, इसलिए ऑप्शन सी भी आपकी कट जाती है। ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले बीज बोया गया, ठीक है, बच्चों को बोने के बारे में बताया गया है, फिर अंकुरन के उनके विभिन्न चरणों का ऑब्जर्वेशन करने और फिर उसका चित्र बनाने की जो एक्टिविटी है वो बच्चों को करने के लिए यहाँ पर कह दी गई है। तो बच्चे खुद क्या करेंगे, बीज लेंगे, बीज को उगाएंगे, बोएंगे उसको, ठीक है, उसके बाद उसके जो स्टेप टू स्टेप जो ऑब्जर्वेशन में
जो नोट करेंगे उन चीजों को वो एक्टिविटी फाइल में उनकी पिक्चर बना बनाकर अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से बच्चा ज्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएगा। हमें क्या बताना है, और बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका बताना है। तो यहाँ पर बच्चा इस एक्टिविटी के द्वारा खुद ही ये चीज सीख जाएगा। तो सबसे अच्छा जो नॉलेज होगा वो इस एक्टिविटी के द्वारा ही अच्छे से सीख पाएगा। ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? कौन से उद्यान बोला गया? हेली राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस आप लोग चेक कर लीजिएगा। ए है हमारी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, सी है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हमारा नेशनल उद्यान है, ठीक है। इस राष्ट्रीय उद्यान को पहले में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वाशरकोर नामक रोग किसकी कमी से होता है वो आपको बताना है। किसकी कमी से होता है? देखिए कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन या फिर विटामिन या फिर आयोडीन। तो फ्रेंड्स ये हमारा प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रिएक्टर पैमाने से की तीव्रता नापी जाती है। किसकी तीव्रता नापी जाती है? ज्वालामुखी की तो नहीं नापी जाएगी, सुनामी की भी नहीं नापी जाती, चक्रवात की भी नहीं नापी जाती। तो ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, भूकंप की, ठीक है। जो रिएक्टर पैमाना है उससे भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वन्य प्राणी सप्ताह प्रति वर्ष मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है वो आपको बताना है। देखिएगा ऑप्शन ए है हमारी नवंबर के प्रथम सप्ताह में, या फिर अगस्त के प्रथम सप्ताह में, या फिर ऑप्शन सी आपके अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, या जुलाई के प्रथम सप्ताह में। तो बताइए फ्रेंड्स आप लोग किस सप्ताह में इसे मनाया जाता है? ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वन्य प्राणी सप्ताह को हर साल मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे के द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है, कौन सी गैस होती है वो हमें बताना है। यहाँ पर देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आपने इसे अच्छे से समझा होगा ना। जो इनहेल होता है, एक्सहेल होता है, मतलब जो हम सांस लेते हैं उसे क्या कहते हैं और जो सांस बाहर छोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स हम जो सांस अंदर खींचते हैं वो हमारी ऑक्सीजन होती है, और जो हम सांस बाहर छोड़ते हैं वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है इसमें पौधे हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको तो वो ग्रहण करते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं। हमने जिस गैस को छोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड को, उसको उन्होंने पौधों ने ग्रहण कर लिया, मतलब अपना भोजन बना लिया, और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो पौधों के द्वारा बाहर निकलने वाली जो गैस होती है वो ऑक्सीजन होती है। ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसको तो इंसान छोड़ता है, ठीक है। पौधों के द्वारा इसे बाहर नहीं निकाला जाता, पौधे सिर्फ ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो ऑप्शन ए हमारी कट जानी है, और नाइट्रोजन का कोई संबंध ही नहीं है, और ये हमारी ऑप्शन, क्योंकि जब हमारी ऑप्शन सी ठीक है तो इसका कोई रिलेशन ही नहीं, ऑप्शन डी भी कट जाएगी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? उस विटामिन का नाम बताना है। जो पॉलिश्ड वाले राइस होते हैं, चावल होते हैं, उनमें जो नष्ट हो जाता है। तो ऑप्शंस देख लिए, आप लोगों ने पढ़ी ली होंगी। ऑप्शन बी हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। कैल्सीफेरॉल जो होता है ये विटामिन नष्ट हो जाता है अगर हम चावल को पॉलिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से, कौन से पार्ट से इनको प्राप्त किया जाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, जड़ से, तना से, फूल से या फल से। तो फ्रेंड्स देखिए लौंग और केसर की बात की गई है। लौंग को हम जड़ से कभी प्राप्त नहीं करते, तने से ये हमें नहीं मिलती क्योंकि कोई गोंद तो है नहीं, ठीक है। केसर और लौंग की बात यहाँ पर की गई है, तो ये हमें फूल से प्राप्त होती है, ना ही फल से प्राप्त होती है, ठीक है। ऑप्शन डी भी हमारे यहाँ कट गई है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लौंग और जो केसर है वो पौधे के फूल से हमें प्राप्त होते हैं, जो फूल वाला भाग होता है उससे इनकी प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है, ठीक है। जो स्टेट का सिंबल है वो नहीं है, वो हमें छांटना है। ऑप्शन देखिए, मोनाल, बी है बुरांश, सी है बाघ, ऑप्शन डी है कस्तूरी मृग। तो फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ए, बी और डी ये तीनों ही राज्य प्रतीक हैं उत्तराखंड राज्य के, ठीक है। बाघ यहाँ का प्रतीक नहीं माना जाता है, तो हमें नहीं आंसर बताना था। ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं, कौन कौन से आर हैं वो हमें बताना है। ऑप्शन देखिएगा, ए है हमारा कम उपयोग, पुनः चक्रण, फिर पुनः निर्माण। ऑप्शन
बी है पुनः उपयोग, पुनः संरचना, फिर पुनः निर्माण। ऑप्शन सी है कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। ऑप्शन सी है कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः संरचना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। कम उपयोग होगा, फिर उसका पुनः चक्रण होगा और फिर पुनः उपयोग होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है, कौन सा स्रोत है वो हमें बताना है। ऑप्शन देखिए, ए है नाभिकीय ऊर्जा, बी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी है पेट्रोल, ऑप्शन डी है डीजल। फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, सौर ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत बताना है और सौर ऊर्जा कोई प्रदूषित नहीं होती है, अप्रदूषकीय स्रोत है ऊर्जा का, इसलिए ऑप्शन बी हमारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं या है। आपको इनमें से सिलेक्ट करके बतानी है कि कौन सी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में जो आकलन है, ऑब्जर्वेशन है, उसके लिए उपकरण है या फिर तकनीकें हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हमारी परियोजना कार्य, बी है क्षेत्र भ्रमण, ऑप्शन सी है जर्नल यानी लिखना, ऑप्शन डी है विचार मानचित्रण। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आपका जो लिखना है वो आपका कट जाएगा, क्योंकि आपको पर्यावरण अध्ययन में ऑब्जर्वेशन के लिए उपकरण और टेक्निक बतानी है, कौन सी सही रहेगी। एंड विचार मानचित्रण जो होता है ये भी ऑप्शन हमारी रिलेट नहीं कर रही, क्योंकि हमें ऑब्जर्वेशन करना है, थिंकिंग की प्रोसेस नहीं यहाँ पर पूछी गई है। ठीक है, तो उसके लिए फ्रेंड्स हमारा परियोजना कार्य और जो क्षेत्र भ्रमण होता है ये दोनों ही उपकरण और तकनीकें हैं जो कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए बेस्ट मानी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए, इन सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए है आपकी, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। ऑप्शन बी है, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। ऑप्शन सी है, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। ऑप्शन डी है, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। ऑप्शन ई है आपकी, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स इनमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। देखिए यहाँ पर आपकी 4 ऑप्शंस दी गई हैं, कौन कौन सी स्टेटमेंट आपकी राइट हो जाएगी वो आपको बताना है। किसके बारे में, झूम खेती से संबंधित ये क्वेश्चन आपका है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो ए है ये स्टेटमेंट और बी स्टेटमेंट और जो डी स्टेटमेंट, ये तीनों ही हमारे करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि देखिए एक फसल को काटने के बाद जो भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ दिया जाता है तो ये झूम खेती से संबंधित होता है। झूम खेती में ऐसी ही प्रोसेस की जाती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपकी, इस भूमि पर उगने वाले जो बांस और खरपतवार होती है इसको काटकर जला दिया जाता है, ये ऑप्शन भी हमारी झूम खेती के रिगार्डिंग है। ठीक है, और ऑप्शन डी है हमारी, एक ही खेती में 3-4 अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती है, भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, तो ये झूम खेती में होता है। हमारी ए, बी और डी यहाँ पर ऑप्शन बी में हमें मिल रही है, तो हमारी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर्स में कई बार पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आप सारी ऑप्शंस को अच्छे से कर लीजिएगा। जो भी झूम खेती से रिगार्डिंग क्वेश्चन होता है उसे इस तरह से ही घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, तो झूम खेती से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उस प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है, हमें वो बताना है जो ऐसा कौशल नहीं है। ठीक है, नेगेटिव आंसर आपको देखना है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, निर्धारण। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु है। ठीक है, आपको कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है वो बताना है, तो ये हमारा कौशल होता है पूर्वानुमान, निष्कर्ष निकालना होता है, अवलोकन होता है। निर्धारण ये हमारा इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये कोई सा ऐसा कौशल नहीं होता है, तो ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ठीक है, ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से
से चर्चा की जा सकती है। मतलब आपका जो इफेक्टिवली डिस्कशन है वो कौन सी संकल्पना पर ज्यादा अच्छे से हो सकता है, प्रभावपूर्ण ढंग से जिसके बारे में चर्चा की जा सकती है वो संकल्पना आपको बतानी है। ठीक है, कौन सी संकल्पना है। ऑप्शन देखिए, ए है अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत विभिन्न होती है। ठीक है, ऑप्शन बी है आपकी यात्रा की लागत उस वाहन के द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी है सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। ऑप्शन डी है आरक्षण प्रक्रिया की समझ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा देखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो ए और सी ऑप्शन है आपकी, ए और सी ये दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि देखिए हम अलग अलग साधनों से यात्रा करेंगे तो यात्रा की लागत भी अलग अलग होती है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम एसी बस से ट्रेवल करते हैं या पैसेंजर ट्रेन से ट्रेवल करते हैं तो दोनों में ही डिफरेंस होता है, दोनों का जो किराया होता है, फेयर होता है, वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो बच्चे को उनकी यात्रा की लागत की भिन्नता के बारे में यहाँ पर पता चलता है। नेक्स्ट देखिएगा, फिर सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए होती है। किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अगर आप यूज करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए तो उसके लिए हमें टिकट चाहिए होती है। ठीक है, ये चीज भी कंफर्म हो जाती है। तो ये दोनों ही चीजें आपकी ए और सी ऑप्शन में दी गई है, तो ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। जो सबसे बेस्ट युक्ति है वो आपको बतानी है, और प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए हमें यहाँ पर बतानी है कौन सी जो युक्ति है वो बेस्ट हमें प्रतीत होती है। ठीक है, ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए है हमारी अध्यापक के द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना और शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आए। ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं और वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे बेस्ट वे पूछा है, ये आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे बेस्ट तरीका है विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण सिखाने के लिए। क्योंकि प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी हैं, उनको अगर आप थोड़ी सी हेल्प करेंगे कि वे अपने ही सिंबल्स बनाए, अपने संकेतों का प्रयोग करते हुए, यूज करते हुए अपना जो उनका निकटतम परिवेश है और वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर उनका ध्यान केंद्रित हो सके, इसके लिए हमें स्टूडेंट्स की हेल्प करके इस कार्य को उनको सिखाना है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए वो आप लोग जल्दी से फटाफट से इन ऑप्शंस में रीड कीजिएगा और अपने हिसाब से आप अपना आंसर दीजिएगा। ऑप्शंस को मैं भी बोल देती हूँ। यह समझना है कि पौधे भी सजीव होते हैं। ऑप्शन बी ये समझना है कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। ऑप्शन सी अधिकतम पौधों के नाम लिखना, या ऑप्शन डी उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का ऑब्जर्वेशन करना, अवलोकन करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हमारी बिल्कुल करेक्ट निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए केवल ये समझना कि पौधे सजीव होते हैं, आपको तो उनको प्रोत्साहित करना है। क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना है कि वो पौधों की उनकी ऊंचाई, उनकी पत्तियां, उनकी स्मेल, उनके उगने के स्थान में जो डिफरेंस होता है उन सबका अच्छे से अवलोकन कर सके, ऑब्जर्वेशन कर सके। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर टीचर अध्यापिका जो माहिका है वो यही चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। तो फ्रेंड्स बच्चे ये कैसे जान पाएंगे कि पौधे सजीव होते हैं, उनके सामने सांस तो वो लेंगे नहीं, तो छोटे बच्चे हैं तो उनको अवलोकन करने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, कोई रिसर्च तो वो करेंगे नहीं। यह समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्वेशन तो हुआ ही नहीं। ऑप्शन बी भी कट गई, इसीलिए ऑप्शन ए भी कट गई। और केवल अधिकतम पौधों के नाम लिखना कि ये गेंदे का फूल है, ये मालती का पौधा है, या ये अमरूद का पौधा है, सिर्फ पौधों के नाम लिखने से बच्चे क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, तो अगर वो उनकी ऊंचाई, उनकी अलग अलग पत्तियां, उनकी स्मेल क्या होती है, उनके उगने के स्थान, इस सब के बारे में अंतर जो जान जाएंगे, उसका अवलोकन करेंगे, तो अध्यापिका का उद्देश्य यहाँ पर पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो अवलोकन करना ही चाहती है। ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। सबसे बेस्ट आपका पूछा है कि
पहलू होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ए है क्रियाकलाप संचालित करना और कौशलों का विकास करना। ऑप्शन बी है आकलन में सफलता प्राप्त करना। ऑप्शन सी है विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं अवधारणाओं को समझना। ऑप्शन डी है सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को समझ ही लिया होगा आपने। प्राथमिक स्तर पर बताना कि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए आपको कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सिर्फ आप एक्टिविटी संचालित करेंगे कोई भी और आपकी स्किल्स का डेवलप करेंगे, कौशलों का विकास करेंगे। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर रिलेट नहीं कर रही, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित हमने बात पूछी है। ठीक है, ऑप्शन बी देखिए, आकलन में सफलता प्राप्त करना। तो फ्रेंड्स, ऑब्जर्वेशन की तो बात यहाँ पर की नहीं गई, आपको तो पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाना है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज बतानी है कि क्या आपके लिए होनी चाहिए, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज बतानी है आपकी नजर में क्या होनी चाहिए। ऑप्शन बी भी हमारी कट गई, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से सक्सेस का यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है। ऑप्शन सी है विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं अवधारणाओं को समझना। तो केवल यहाँ पर साइंटिफिकली कंसेप्ट को समझना, ये पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन सी भी हमारी कट जाएगी। ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। ठीक है, ये पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि हम पर्यावरण के बारे में बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं, तो जो वहां पर नेचुरल चीजें हैं, जो सोशल चीजें हैं, जो कल्चरल चीजें हैं, उन सब के साथ जोड़कर ही बच्चे को हम अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। आपको वो कौशल बताना है, कौन से कौशल को यहाँ पर बढ़ावा मिलता है। तो फ्रेंड्स देखिए, साफ सुथरा रेखांकन। ऑप्शन बी है गणनाएं और अनुमान। ऑप्शन सी है माप के अनुसार चित्रण करना। ऑप्शन डी है सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि मानचित्रांकन सिखाने से संबंधित हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। कौन से कौशल को बढ़ावा मिलेगा? प्राथमिक स्तर पर सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी बच्चों को हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है, वो हमें बताना है। तो ऑप्शंस देखिए, ए है विक्टोरिया झील, बी है हुसैन सागर झील और सी है बेकाल झील, डी है सुपीरियर झील। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, हुसैन सागर झील। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच ये झील स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है। केवल इसे छोड़कर आपको एक ऑप्शन छोड़नी है जिस उपागम का अनुपालन नहीं किया जाना है। ठीक है, केवल एक को छोड़कर पूछा गया है। तो ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी यहाँ पर, अमूर्त से मूर्त। ठीक है, तो केवल डी आपका आंसर ठीक हो जाएगा, क्योंकि मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानीय से वैश्विक, ये हमारी उपागमों का अनुपालन किया जाना है। लेकिन अमूर्त से मूर्त इसका उपयोग नहीं किया जाता प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन के लिए। ठीक, ओके, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो डी है अमूर्त से मूर्त, ये हमारा इसमें यूज नहीं किया जाता, इसका अनुपालन नहीं किया जाता। फ्रेंड्स, आज हमने 90 तक के क्वेश्चंस इस मॉक टेस्ट में क्लियर कर लिए हैं, जो कि हमारा आज का सेकंड पार्ट है। फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट के नेक्स्ट पार्ट में जो भी सेक्शंस आपके बचे हुए हैं उनको हम कवर करेंगे। आज हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। और फ्रेंड्स, आप लोगों के कितने आंसर्स ठीक हुए हैं ये हमें जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। फ्रेंड्स, आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ एंड आंसर की आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video.